नमस्कार। तो हमारा इंडिया ज्योग्राफी चल रही है एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, जो हम शुरुआत कर चुके थे ओवरव्यू में भारत हमारा देश करके देख चुके थे। एंड नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हमने भारत की आकार एवं स्थिति के बारे में बात करनी है। तो क्लास 9th का चैप्टर 1 है ये, और क्लास 11th का भी चैप्टर 1 है। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको पता ही हैं इन सब के रिगार्डिंग, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा से रिवाइज ही कर लेंगे। एक्चुअली मैं स्थिति आकार वाला मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, आपको पता है कि भारत जो है वो भूमध्य रेखा से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर यामोत्तर यानी देशांतर की बात करें तो हम पूर्वी देशांतर में। ठीक है, ये पूरा विश्व का मैप है जिसमें एशिया महाद्वीप में आपको ये भारत वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा। भारत अलग से ही अपनी एक पहचान रखता है, और हिमालय से नीचे और हिंद महासागर वाले क्षेत्र को हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगर स्थिति विस्तार की बात करें तो नीचे की साइड से 18.4 से लेके और ऊपर 37.6 तक होता है। ठीक है, और इधर की बात करें तो 68 से लेके और 97.25 तक होता है पूर्वी देशांतर की अगर बात करें तो। ये पहले भी बताए, दोबारा भी बता रहा हूँ और याद होते रहने चाहिए। ऊपर से नीचे की बात हमने 3200 किलोमीटर बताई थी। इस बार थोड़ा सा हम स्पेसिफिक हो जाएंगे क्योंकि अभी क्लास 6 नहीं रही है, अब क्लास 9th आ गई है, तो अभी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताएंगे पूरा गिन के, जैसे 3214 किलोमीटर जैसे बोलते हैं उसमें। ओके, उसके अलावा पहले इधर से पूरब से पश्चिम 2900 बताई थी, अब थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक करके 2933 किलोमीटर जो है वो हम लंबाई इसमें बताएंगे। ठीक है, तो नीचे से ऊपर तक के जो अक्षांश हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 तक है, और पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो 68 से लेके और 97.25 तक है। ये हमारे भारत की स्थिति है। बाकी प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पूरे पुराने 5000 साल से भारत जो है वो चला आ रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। भारत पिछले आज़ादी के बाद में पिछले दशकों में 5 दशकों में 6 दशकों में जो है वो काफ़ी उन्नति की है। हम जब आज़ाद हुए थे तो बहुत गरीब कंडीशन में थे, अंग्रेज हमें कंगाल करके छोड़ गए थे। फिर भारत ने धीरे धीरे लिबरल पॉलिसीज़ के थ्रू जो है अपने आप को सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत उन्नत किया। कृषि में, उद्योगों में, तकनीक में डेवलपमेंट किया। बाकी जब हम भौगोलिक विभाजन बात करते हैं तो आपको मैं बताता हूँ, ऊपर हिमालय है, उत्तर के मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, फिर तटवर्तीय मैदान है, उसके अलावा द्वीप समूह है। द्वीप समूह में भी लक्षद्वीप और उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री रेखा जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, तो कर्क रेखा नाम सामान्यतः भारत को 2 भागों में बांट देती है 23.5 डिग्री वाली। ओके, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल खाड़ी में है, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। ये बातें आपको पता ही है। और अगर आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका जो अंतिम बिंदु था वो इंदिरा पॉइंट था 6 डिग्री 4 मिनट पे। तो वो जो है 2004 में जब सुनामी आई थी तो उस समय जो है वो जलमग्न हो गया था। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, 2004 में जो है वो जलमग्न हो गया था। भारत का क्षेत्रफल आपको पता है 32,83,239 वर्ग किलोमीटर। याद रखें तो स्पेसिफिक याद कर लेना। ये तो हो गया आपको एशिया महाद्वीप में, आपको मैंने कंडीशन बता दी। अच्छा, एक नया की पॉइंट निकल के आता है कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये रटने वाली बात है। ठीक है, 2 चीज़ें रटनी है। एक तो भारत का क्षेत्रफल 2.4% है विश्व का, और भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जो है वो ऑलमोस्ट 16.5 और 17% है। तो हम सिर्फ 2.4% एरिया में हैं और जनसंख्या हमारी जो है वो 17% को हम कवर करते हैं। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत जो है वो 7वें नंबर पे आता है। भारत 7वें नंबर पे आता है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील, और फिर उसके बाद में इंडिया 7वें नंबर पे अपना आता है। अभी थोड़ी देर में आप लिस्ट देखेंगे तो ये रहा रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रख लेना, 3रे नंबर पे यूएसए और 4थे नंबर पे चाइना। इनमें कन्फ्यूजन होता है तो थोड़ा सा अंतर है इनमें। चाइना जो है वो 98, यूएसए जो है वो 98 लाख किलोमीटर स्क्वायर वाला क्षेत्रफल है, और चाइना जो है वो 96 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। भारत जो है वो 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, इन्होंने मिलियन में दिया हुआ है,
मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ओके, ये हुई बात। 7वां बड़ा देश है। अगर हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा यानी पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमा, ये अगर मैप देखें तो यहाँ से शुरू होती है स्थलीय सीमा इस तरीके से, और इस तरीके से चलते हुए नेपाल वाला, सिक्किम, भूटान, और ये पूरा बांग्लादेश तक कवर करते हुए ये पूरी स्थलीय जो सीमा है वो 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। याद रखना, भारत की स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों से जो लगती है वो 15,200 किलोमीटर है। और भारत की जलीय सीमा, ये भी थोड़ा सा याद रखना, जलीय सीमा इन द सेंस कि यहाँ से शुरू होगी जहाँ से समुद्र लग रहा है और यहाँ तक आएगी। उसके अलावा इनको भी शामिल किया जाएगा और इनको भी, तो कुल मिला के 7516 किलोमीटर की जो है वो जलीय सीमा समुद्र से हमारी लगती है। इसमें यहाँ इतना लिखा हुआ है 7516 और स्थलीय सीमा 15,200। ठीक है, अब एक पॉइंट और ध्यान रख लेना, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश करीब करीब यहाँ से आता है, इस जगह से। ठीक है, इस जगह से। इसके बाद में जो है वो भारत नीचे की साइड में सकरा होता जाता है। आप देख रहे होंगे नीचे की साइड में कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद में हिंद महासागर की ओर जो है वो सकरा होता जाता है भारत वाला भूभाग। आगे बात समझ में। उसके अलावा अगर हम पूरब से और पश्चिम तक का विस्तार देखते हैं, पूरब अंडमान निकोबार, पूरब जो अपना अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिम यानी गुजरात, इस वाले क्षेत्र से लेके और यहाँ तक 97-25 और 68-7 से देखते हैं तो ऑलमोस्ट 29 और 30 डिग्री का अंतर आ जाता है। 30 डिग्री का मतलब ये हुआ 2 घंटे का। अगर आपको पहले का ध्यान हो तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। ठीक है, 1 डिग्री अगर हम पूरब में जाएंगे तो 4 मिनट जुड़ जाएंगे और पश्चिम में जाएंगे तो 4 मिनट घट जाएंगे। अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी में कंप्लीट बताया हुआ है। ऐसे ही 15 डिग्री में 60 मिनट का अंतर आ जाएगा, यानी 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। और अगर हम बात करें तो 30 डिग्री में ऑलमोस्ट 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्योदय 2 घंटे पहले होगा और गुजरात में सूर्योदय जो होगा 2 घंटे बाद में होगा। वही बात यहाँ लिखी हुई है ना, लगभग 30 का है। तो इसमें जो है पूर्व पश्चिम विस्तार अपेक्षाक्रम, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अक्षांश व देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ओके, बाकी अक्षांश देशांतर के रिलेटेड जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से मैं समझा चुका हूँ कि अक्षांशों में ऊपर नीचे जाने पे जो है वो बीच का अंतर है वो कम होता जाता है, लेकिन देशांतर में पूरा का पूरा समान रहता है। ठीक है, वो बात आपको वहाँ देखनी चाहिए। अब एक सवाल है यहाँ पे कि हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना माना कि हम उत्तर माना है, जिसे हम +5.5 बोलते हैं। ठीक है, 82.5 का मतलब हुआ +5.5, क्योंकि अगर हम इंग्लैंड को हम बीचों बीचों माने 0 मानते हैं तो इधर की साइड में आते जाएंगे, हर 15 डिग्री पे 1-1 घंटा बढ़ता जाएगा, तो 15×75 हो गए, एंड 75 के बाद में 7.5 और, तो 82.5, तो 5.5 प्लस का होता है हमारे। तो यहाँ पूछा है कि हमने यही क्यों माना। ठीक है, अब ये इसलिए माना कि हमें एक लाइन देनी थी, एक ही समय रखना था, तो हमारे जो नीति निर्माता थे उन्हें लगा कि एक ही समय बेटर रहेगा पूरे देश के लिए, और वो समय ऐसा होना चाहिए जो पूरे ऑलमोस्ट भारत के लिए सेम सा हो जाए। अगर इधर का रख लेते तो इधर वाले लोगों को परेशानी होती, इधर का रख लेते तो इधर वाले लोगों को परेशानी होती, तो बीच वाला समय रखा। अब पाकिस्तान ने रखा हुआ है अपना 75 डिग्री वाला। पाकिस्तान ने कितना रखा हुआ है? 75 डिग्री वाला, वो यहाँ होके जाता है इस जगह। ठीक है, पाकिस्तान ने अपना 75 डिग्री यानी +5 का जो टाइम है पाकिस्तान ने रखा हुआ। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? अब इन्होंने बोला कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों? तो ये हमारा बर्ड ज्योग्राफी में मैं आसानी से समझा चुका हूँ आपको। देखो, ऊपर नीचे की साइड में जाने पे सूर्य की किरणें किस तरीके से तिरछी और सीधी पड़ती हैं, इसका अंतर आता है। तो कन्याकुमारी नीचे है तो सूर्य की किरणें ज़्यादा सीधी पड़ती होंगी वहाँ पे, तो कन्याकुमारी नीचे होने के कारण दिन नॉर्मली कंपैरेटिवली ऊपर की तुलना में थोड़े बड़े होंगे। ठीक है, और ऊपर जम्मू कश्मीर है और वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो दिन वहाँ पे थोड़े छोटे होंगे। ओके, बाकी बर्ड ज्योग्राफी आपने देख ली होगी तो ये सवाल आपको वहाँ समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ लिखा हुआ भारत और विश्व के बारे में कि भारत कहाँ पे है, ये क्लियर बातें लिखी हुई हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पश्चिम मध्य में स्थित है। फिर भारत जो है वो हिंद महासागर से टच है, तो हिंद महासागर से चारों मतलब पूरा एक तरीके से पूरा भारत का भाग हिंद महासागर में जाता है। तो एक अकेला महासागर है जो एक देश के नाम पे रखा हुआ है। ठीक है, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षत फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों के साथ
हमारे पुराने समय से संबंध रहे हैं इस समुद्री रास्ते के थ्रू। तो ये की पॉइंट नॉर्मली आसान से हैं। ओके, इस वाले मैप के थ्रू आप देख लीजिए, ये हमारा भारत, ठीक है, ये 23.5 डिग्री, ये 82 डिग्री 22 डिग्री, और यहाँ 82 डिग्री, और यहाँ से ये सकरा होता जाता है, हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये श्रीलंका है, यहाँ पे अपनी पाक स्ट्रेट है, और मन्नार की खाड़ी है यहीं पे। ओके, और इस समुद्र के रास्ते से जो है वो हमारे भारत के संबंध पूरे अलग अलग देशों से रहे। जैसे ये अपना अरब देश हैं, अरब देशों के साथ रहे, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के साथ संबंध रहे, यूरोप के साथ इस तरीके से संबंध रहे। बाकी स्वेज नहर खुलने के बाद में लाल सागर और भूमध्य सागर के थ्रू संबंध जुड़े। इधर की साइड में अपने सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन देशों के साथ में प्राचीन समुद्र के सारे संबंध रहे थे। ये नॉर्मल सी बातें हैं, इनमें से कुछ स्पेशल है नहीं। ओके, अब यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि ये जो प्राचीन मार्ग हैं इनके माध्यम से जो है वो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। हम पड़ोसी देशों के साथ में संपर्क रखते थे, और उन संपर्कों के कारण बौद्ध धर्म जो है वो हमारा चीन तक, तिब्बत तक, मंगोलिया, जापान तक फैला। ठीक है, उसके अलावा भी उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, हमारी भारत की जो अंक प्रणाली थी, दशमलव प्रणाली थी, ये संसार के अलग अलग भागों में गए। और उसके अलावा विदेशी लोग भारत से मसाले का, मलमल का, कपड़े का व्यापार करने के लिए आते थे। साथ साथ में हमने विदेशी लोगों से स्थापत्य कला ली, जिसमें यूनान की स्थापत्य कला और पश्चिम एशिया की स्थापत्य कला, जिनसे हम मीनारों का जो फॉर्मेट है, गुंबदों का जो फॉर्मेट है, मेहराब का जो फॉर्मेट है, वो हमने एडॉप्ट किया। ये जो है वो बेसिक बातें हैं। समुद्र के सहारे से हम पुराने समय से जो है वो व्यापार कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम भेजते थे, कुछ चीज़ें हमने दूसरे देशों से सीखी। अब पड़ोसी देशों की बात है, तो यहाँ पे पुराना डाटा है, अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आज के टाइम पे, और आप एक बार अपडेट करते रहना। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय पे जम्मू कश्मीर जो है वो एक राज्य बन जाए। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ज्ञात कीजिए पूर्वी और पश्चिमी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो काफ़ी अच्छा सवाल दिया है। देखते हैं कि कितने केंद्र शासित प्रदेश पूर्वी और पश्चिमी तटों पे। शुरुआत करते हैं हम पहले टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की। पहला जम्मू कश्मीर, यहाँ लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश ये हुए, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा दिल्ली। अब ये तो है नहीं पूर्वी और पश्चिमी तटों पे, तो इन वालों को तो आप भूल जाइए, 4 तो यहाँ कर दिए मैंने। पहले यहाँ पे थे अपना दमन द्वीप, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे था दादर नागर हवेली। ठीक है, तो पहले वो अलग अलग थे, अब उन सबको मिला के एक बना दिया। ठीक है, वर्तमान में सिर्फ एक है। उसके अलावा यहाँ पे अपना आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी में माहे, कराईकल, यमन और पुडुचेरी ये आते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक ही उसके अंतर्गत आते हैं, पुडुचेरी के अंतर्गत। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पे लक्षद्वीप समूह, ये भी यूनियन टेरिटरी है। ओके, अगर वर्तमान में आपसे पूछ, अब ये कितने हो गए गिन लेते हैं हम, 4 तो ये, 5, 6, 7, 8 हो गए, कंप्लीट हो गए, 8 हो गए। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि पूर्वी और पश्चिमी जो तट हैं उन पे कितना है, तो एक ये और एक दो ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके वैसे 4 भाग हैं, लेकिन बोलने को एक ही पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ही उसे बोला जाए। ओके, तो वर्तमान में 2 हैं, और अंदर तक जाएं तो अंडमान और लक्षद्वीप समूह वाले। उसके अलावा सेकंड उन्होंने पूछा है क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा और छोटा राज्य। थोड़ा सा आप भी इसमें दिमाग लगाइएगा और आप बताइएगा। सबसे बड़ा राज्य तो आप सबको पता है राजस्थान, छोटा राज्य मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ओके, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? इन्होंने पूछा है कि कौन से राज्य, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। ओके, पहले ये सवाल है कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को टच नहीं करते, यानी ना तो किसी विदेशी देश से लग रहे हो और ना ही जो है उनकी सीमा समुद्र तट से लग रही हो। तो इसमें आपको मैप में आप देखेंगे तो समझेंगे। देखो, जम्मू कश्मीर वाला ये तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों से लग रहा है, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि इसका सीमा जो लग रही है वो अपने तिब्बत यानी चीन से लग रही है। उत्तराखंड को भी नहीं करेंगे, इसकी भी सीमा लग रही है। पंजाब की सीमा लग रही है, तो पंजाब को भी शामिल नहीं करेंगे। हरियाणा की सीमा किसी से नहीं लग रही है, तो पहला राज्य हरियाणा के रूप में याद कर लेते हैं। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लग रही है। गुजरात की सीमा लग रही है
नीचे महाराष्ट्र की सीमा समुद्र से लग रही है, कर्नाटक की सीमा, गोवा की सीमा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब की सीमा जो है वो समुद्र तट से लग रही है। ठीक है, इधर आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लग रही है, इसलिए शामिल नहीं करना है। मिजोरम की सीमा म्यांमार से लग रही है, बांग्लादेश से भी लग रही है। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमा पड़ोसी देशों से लग रही है। असम की सीमा भी बांग्लादेश और भूटान से लग रही है, इसलिए शामिल नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल शामिल करना नहीं है। सिक्किम की सीमा जो है वो ऊपर की साइड में लग रही है तिब्बत से, इधर साइड में भूटान और नेपाल से लग रही है। बिहार की सीमा नेपाल से लग रही है, यूपी की सीमा नेपाल से लग रही है। ओके, एक हरियाणा आया अभी तक। दूसरा, अगर दिल्ली को अगर राज्य मानेंगे तो दिल्ली भी था, लेकिन उन्होंने पूछा राज्य, तो प्रॉपर राज्य नहीं मान रहे हैं दिल्ली को। ओके, दूसरा, मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी भी देश से लग रही है और ना ही समुद्र तट से लग रही है। तीसरा, तेलंगाना की सीमा। चौथा, छत्तीसगढ़ की सीमा ना तो किसी अन्य देश से लग रही है और ना ही समुद्र तट से लग रही है। पांचवा, झारखंड की सीमा। ठीक है, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा राज्य है जिसकी सीमा, मेघालय की सीमा भी बांग्लादेश से लगी रही है। तो टोटल मिला के, कुल मिला के इसमें 5 ही राज्य ऐसे निकल के आते हैं जिनकी सीमा ना तो किसी पड़ोसी देश से लगती है और ना ही किसी समुद्री भाग से लगती है। अगला सवाल, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमा पाकिस्तान से लग रही है। तो ये बहुत आसान सा काम है, आसानी से कर सकते हो। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इनकी एक वाला भाग हो गया, 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लग रही है। ओके, अफगानिस्तान से लगने वाली तो एक ही है, लेकिन उन्होंने चीन का पूछा, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल, ये वाली एक सीरीज हो गई चीन वालों की। इधर म्यांमार वालों की बात करें तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हो गए अपने म्यांमार वाले क्षेत्र से लगने वाली। बांग्लादेश वाले पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बांग्लादेश से लगने वाले हो गए। ओके, ये सवाल कंप्लीट यहाँ होता है। नेक्स्ट, उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम से और ये लगी हुई हैं। क्या आप जानते हैं 1947 से पूर्व भारत के जो राज्य थे वो प्रांतों और रियासतों में, ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों में बटे हुए थे। पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ मैं ये। और वैसे भी आपको पता ही होगा 1947 से पहले हम जो है वो गुलाम थे अंग्रेज़ों के, और गुलामी के दौर में हम जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन थे। तो ब्रिटिश प्रांत थे और बाकी देसी राजाओं के रियासतें थी। ठीक है, अपने राजस्थान में तो ज़्यादातर रियासतें ही थी। ओके, तो बेसिक चीज़ें यहाँ हमने बात कर ली। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि भुवन अपना पोर्टल है, BHUBAN, भुवन, ये इसरो के द्वारा चलाया जाता है, इसरो के द्वारा चलाया जाता है। और ये जो है वो 3D मैपिंग करता है, ऊपर से जो है वो इमेज लेके बनाता है। तो भारत के सभी तरीके के भुवन ने प्लेटफॉर्म पे बनाए हुए हैं और स्कूल NCERT करके उनकी हेल्प से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? सभी आप ध्यान करके बताइए। राजस्थान से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, त्रिपुरा से निकलती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं जाती है। भारत में सबसे पूर्वी देशांतर पूरब में कौन सा है? 97-25 वाला है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती हैं? तो बहुत आसान है, नेपाल से ये सीमाएं लगती हैं। ग्रीष्मकाल में यदि आप करवत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपको पता होना चाहिए कि करवत्ती किस यूनियन टेरिटरी की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल, ग्रीष्मकाल में यदि आप करवत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि करवत्ती किस यूनियन टेरिटरी की राजधानी है। तो करवत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर राजधानी है।
पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। ओके, यहाँ पे मैप में शायद उन्होंने दिए होंगे, ठीक है, यहाँ दिए हुए हैं उन्होंने। और यहाँ माहे जो है वो पुडुचेरी का हिस्सा है। पुडुचेरी, करिकल और यनम, मैंने 4 बात बताए थे, 4 भाग बता रहा था मैं आपको। देखो ये माहे जो केरल के अंदर वाले क्षेत्र में है, तमिलनाडु वाले में पुडुचेरी और करिकल और यनम, ये 4 भाग जो है ना, यनम आंध्र प्रदेश में, ये फ्रांसीसी कॉलोनी थी किसी समय, और वर्तमान में पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आती। द्वीप दमन, दादर नगर हवेली, ये एक साथ में यहाँ पे आते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे मित्र ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो बताइए कौन सा है। तो नीचे सी बात है, ताजिकिस्तान के साथ में भारत की सीमाएं नहीं लगती। नेक्स्ट, निम्न में से संक्षेप में उत्तर लिखना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर में कौन से द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह, और बंगाल की खाड़ी में कौन से हैं, अंडमान निकोबार। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं, तो हमारे दक्षिण में जाते हैं तो श्रीलंका है, और नीचे जाते हैं तो मालदीव है। यहाँ पे तो श्रीलंका है, और नीचे इधर जाते हैं तो मालदीव है, जो कि एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। उन देशों का नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है यूएसए, चौथे नंबर पे आता है चाइना, पाँचवें नंबर पे आता है अपना ऑस्ट्रेलिया, छठवें नंबर पे आता है अपना ब्राज़ील, और सातवें नंबर पे इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस वाले में बनाया हुआ है। अच्छा, ब्राज़ील जो है वो 5वें नंबर पे आता है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया आता है, वो आगे पीछे हैं, ये ध्यान रख लेना। 5वें पे ब्राज़ील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया। ओके, हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पड़ोसियों के नाम बताइए। तो उत्तरी पश्चिमी दिशाएं आपको पता होना चाहिए, पहले आप इस तरीके से बना लिया कीजिए। ठीक है, ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पूरब, ये हुआ पश्चिम। ठीक है, तो पहले उत्तरी पश्चिमी, तो उत्तरी पश्चिमी तो 2 ही हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तरी की अगर बात करें तो उत्तरी में यहाँ पे उन्होंने पूछा है उत्तरी, तो उत्तरी में अपना चीन ले लीजिए। और उत्तरी पूर्वी में अगर हम बात करें तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को ऑलमोस्ट पूर्वी में ही मान लीजिए। ओके, उसके बाद में भारत में किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, बता चुका हूँ, 7 राज्य आपको याद होने चाहिए। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सूर्योदय अरुणाचल के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दृष्टि दिखाती है। तो आपको पता है 68 डिग्री 7 जो है वो गुजरात वाला क्षेत्र है, और 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो अरुणाचल प्रदेश वाला है। तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का अंतर है, जो कि 2 घंटे का अंतर कर देता है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति इसे किस प्रकार का लाभ देती है। तो भारत की केंद्रीय स्थिति है, इसलिए इसे व्यापार में भी लाभ मिलता है। ठीक है, और उसे सामरिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से और सैन्य दृष्टि से बहुत अधिक लाभ मिलता है। ओके, मानचित्र कौशल के बारे में उन्होंने बोला है कि ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से द्वीप समूह हैं। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। भारत के जो पड़ोसी देश है ना, उसमें चीन को छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी सबसे मिलकर के जो अफगानिस्तान को शामिल कीजिए, अफगानिस्तान के साथ में ही बनता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप एक तरीके से अखंड भारत जो था वो भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन सबको मिलाकर के भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। ठीक है, अखंड भारत के नाम से जो प्राचीन समय पे था वो सब भारतीय उपमहाद्वीप। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, बता दिया। मुख्य भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु कौन सा है। तो भारत के मुख्य भूभाग का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट वाला। और जो अगर पूछा है कंप्लीट हमारे उसमें समुद्र भी शामिल कर लें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट वाला भाग है। ओके, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट। अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश, तो अंशों में अगर मुख्य भूभाग का दक्षिणी अंशान है तो अंकों में बात करने तो 8 डिग्री 4 मिनट। उसके अलावा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि। ठीक है, और बीच में मन्नार की खाड़ी।
भारत के केंद्र शासित प्रदेश अभी आपको बता दिए, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने कुछ काम बोले हैं, ये थोड़ा सा आप खुद भी कर लेना। एक रेशम मार्ग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक रेशम मार्ग जिसके थ्रू जो है वो व्यापार होता था, उसमें चीन के थ्रू व्यापार होता था, उसमें भारत के थ्रू ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो जुड़ता था, जीटी रोड जिसे बोला जाता था। तो वो कलकत्ता से, और कलकत्ता, कन्नौज, पटना, कन्नौज, और उसके अलावा दिल्ली होते हुए लाहौर और फिर अफगानिस्तान के सिल्क रूट से जुड़ता था। ओके, तो अब हम जो है वो इंग्लिश में ये क्लास 11th का है, लेकिन कुछ खास बात है नहीं, बस इतना याद रखना। एक तो ये है 3214 स्पेसिफिक कर दिया है और 1933 कर दिया है, ऊपर से नीचे 3214, इधर से इधर 1933। स्पेसिफिक अब इसलिए कर दिया कि 11वीं क्लास में आ गए हो तो पूरा डाटा याद कर सकते हो। ओके, उसके अलावा यहाँ इन्होंने बोला हुआ है कि हमारी जो टेरिटोरियल लिमिट होती है वो 12 नॉटिकल माइल तक होती है, ठीक है। समुद्र के अंतर्गत हमारी जो सीमा होती है वो 12 नॉटिकल माइल तक होती है, और 1 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.8 किलोमीटर, ठीक है। ये बात इन्होंने बोली है। बाकी चीज़ें सेम टू सेम है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लॉन्गिट्यूड में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें, ये मैप है, इसमें सारी चीज़ें हैं नॉर्मली। ये वही रूट्स पहले वाले मैप में आप कर चुके हैं। ये इन्होंने साइज़ के बारे में बताया और हमारे पड़ोसी देशों के बारे में बताया जो पहले, और कुछ हाथ है नहीं। इसके अलावा ये अपनी समुद्र तट रेखा से लंबाई जो लगती है 7517 किलोमीटर लिखी हुई है। उसके अलावा अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ देते हैं और लक्षद्वीप समूह को छोड़ देते हैं तो 6100 किलोमीटर की जो लंबाई है वो अपनी समुद्र तट से लगती है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने गल्फ और स्ट्रेट के बीच में अंतर बताया है। गल्फ को बोलते हैं हम खाड़ी, स्ट्रेट को हम हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, इस तरीके से। अब गल्फ और स्ट्रेट में मैप दिखा सकता हूँ मैं। देखिए ये वाला मैप से आप देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना नैरो, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, अगर दो स्थल भागों को अलग कर रहा है तो वो होता है स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट। और बड़ा भाग गल्फ, गल्फ बड़ा भाग, ये वाला हिस्सा, ये वाला अपने गुजरात वाले इस जगह पे आप देख रहे होंगे तो पानी अंदर तक जा रहा है, तो ये होता है गल्फ, ठीक है। ये वाला हिस्सा भी बंगाल की खाड़ी, एक तरीके से जो 3 तरफ पानी से घिरी हुई हो, वो जो है वो खाड़ी होती है। लेकिन उसका भाग अगर छोटा हो जाए, बिल्कुल छोटी अगर इससे में होकर निकल रही हो तो उसे स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट छोटे एरिया का जो है वो 2 स्थल भागों को अलग कर देता है, ठीक है। जैसे बेरिंग जल स्टेट है, ओके। और गल्फ जो होती है वो 3 भाग जो है, 3 भाग उसके स्थल भाग से घिरे हुए होते हैं। ओके, क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, Which of the following latitude extent is relevant from the extent to India's correct? तो कौन सा इनमें से सही है, ध्यान करिए आप। 8 डिग्री 4 से लेके 35 या 37, तो 8 डिग्री 4 से लेके 37 6 वाला सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following countries share the longest and land frontier with the India? तो भारत के साथ में सबसे लंबी जो सीमा रेखा रखती है वो किस देश की लगती है? बांग्लादेश की लगती है सबसे ज़्यादा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन द एरिया देन इंडिया? भारत से ज़्यादा किसका एरिया ज़्यादा है? चीन का ज़्यादा है इसमें। इजिप्ट, फ्रांस तो है नहीं, 7 देश है ना। रूस के बाद में अपना कनाडा, यूएसए के बाद में चीन के बाद में ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और अपना साथ में इंडिया। तो इनमें से सिर्फ चाइना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन टाइम ऑफ इंडिया? 82 वाला इंडिया के लिए। उसके अलावा नॉर्मल से क्वेश्चन है, डज इंडिया नीड टू हैव मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम? इफ़ यस तो वाई डू यू थिंक सो? क्या भारत को अभी एक की तुलना में 2 स्टैंडर्ड टाइम बनाने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे देश हैं, रूस, चाइना, उसके अलावा कनाडा, उसके अलावा यूएसए, जिनके 5-5, 6-6 स्टैंडर्ड टाइम है। तो क्या भारत को होना चाहिए? डिमांड होती है लेकिन नॉर्मली नो, क्योंकि हमारा जो है वो ज़्यादा टाइम इसके इतना क्षेत्रफल जो है वो बड़ा, चौड़ाई ज़्यादा है नहीं, तो इतना बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। और यस का अगर आप जवाब देना चाहें तो यस इसलिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वालों की जो घड़ी है उनके लिए सूर्योदय पहले हो जाता है और गुजरात वालों के लिए बाद में। बाकी इसका आंसर नो भी ठीक है। What are the implications of India having long coastline? तो लॉन्ग कोस्ट लाइन के तो बहुत फ़ायदे हैं। देखो, परिवहन बहुत आसान होता है, तो जितनी भी कोस्ट लाइन है उसके पास में हम इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं।
ओके, स्ट्रेटजिक तो महत्व होता है, सैन्य रूप से महत्व होता ही है। तो जो भी हमारे जो समुद्र तट के पास में जितने भी राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सभी राज्य डेवलप्ड हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। ओके, हाउ इज द लॉन्गिट्यूड स्प्रेड ऑफ इंडिया एडवांटेज टू हर लैटिट्यूड स्प्रेड? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड नीचे से ऊपर तक, तो इसका एडवांटेज हमें अलग अलग जोग्राफिकल जो है वो फिनोमा मिलते हैं, हमारी क्लाइमेट अलग अलग हो जाती है, उसका फ़ायदा मिलता है हमें। ओके, तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। अब हम एनसीईआरटी बेस क्लास 9 और 10 के जो क्वेश्चन बन सकते हैं आईएएस लेवल के, उन्हें हम देखते हैं। ओके, तो अभी हम एनसीईआरटी और बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया लाइज बिटवीन दी इतने से इतने और इतने से इतने। थोड़ा सा ध्यान करिए, 8 से 8 से 37 6 और 68 7 से 97 25, ये बात बिल्कुल सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। और उसके बाद बोला है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट है, वो इंडिया को 2 भागों में बांट देती है, बराबर बराबर, ऑलमोस्ट मतलब इक्वली इतना हो सकता है बराबर। तो दोनों बात सही है क्या? यस, इसमें दोनों ही बात सही है। ओके, वैसे तो 22 डिग्री के बाद में होता है, लेकिन 23 डिग्री के बाद में बोल दिया जाता है कि हाँ ऑलमोस्ट जो है वो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है इसमें डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, इसका आंसर होना चाहिए सी। तो यहाँ पे इन्होंने ए गलत लिखा हुआ है, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा एक सेकंड में दोबारा से इसमें एक चीज़ें देख लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इंडिया बिटवीन लॉन्गिट्यूड इतने से इतने तक और 8 4 इतना सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर सी ही होगा, दोनों ही सही है। ए इन्होंने गलत दिया हुआ है। ओके, बाकी इसमें यह भी हो सकता है कि 8 4 की जगह हम 6 4 डिग्री बोलें, लेकिन नॉर्मली 8 4 ही हमें बोलना होता है। अंडमान निकोबार वाले को हम जो है वो वहाँ पर्टिकुलरली लिखा हुआ हो कि समुद्री भाग को शामिल करते हुए, तब आप 6 4 बोलेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज दी 75-16 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 32 लाख 83 हज़ार का किलोमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है ये बात भी। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स ऑफ 3.5% ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2.4% है ओनली। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है, तो इसमें आंसर ए होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ये क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लॉग ऑफ 2 आवर्स, बिल्कुल सही बात है। द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, तो इसने बोला है कि डे और नाइट में अंतर आता है क्या? देखो आप ध्यान रखना, ये चीज़ ऊपर से नीचे जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं देशांतर। ठीक है, इस तरीके से जो लाइन खींचती है, ठीक है, जो 82.5 डिग्री वाली लाइन है ना, जो हमारी इधर 68 से लेके और इधर 97 तक जाती है, और इस तरीके से अक्षांश होते हैं, जिसे हम अक्षांश को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, अब मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि दिन और रात कैसे बनते हैं, तो दिन रात में जो अंतर आता है वो लैटिट्यूड के कारण आता है। ठीक है, दिन और रात में जो अंतर आता है, यहाँ पे दिन जो होंगे वो बड़े होंगे और इधर की साइड में दिन जो होंगे वो छोटे होंगे। ओके, तो दिन रात में अंतर आता है लैटिट्यूड के कारण, और समय में अंतर आता है लॉन्गिट्यूड के कारण। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर के कारण जो है वो दिन और रात में अंतर आ रहा है, नहीं, दिन और रात में अंतर आता है लैटिट्यूड के कारण। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने गलत लिखा है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ए ही है, तो इसका आंसर होगा ए। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। हम जो भारत जो है वो
एशियाई महाद्वीप का साउथवर्ड जो है वो दक्षिण की तरफ फैलाव है, ठीक है। नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया। ये बात तो सही है कि जितना बड़ा इंडिया का कोस्ट लाइन है इतना बड़ा कोस्ट लाइन हिंद महासागर में किसी और देश का तो है नहीं। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये बात भी कुछ हद तक सही है, एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ वाला ही हिस्सा है इंडिया, ठीक है। तो ये बात बुरी सही है। बाकी अगर हम बात करें तो इंडिया के बनने की, तो इंडिया जो है वो यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा था। इंडिया जो है वो अपना अफ्रीका से टच था, यूरेशियाई प्लेट ऊपर थी, इंडिया अफ्रीका वाला हिस्सा था। फिर ठीक है, इसका आंसर जो होगा बोथ ए और 1 होगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ब्रिटिश प्रोविंस पे डायरेक्टली ब्रिटिश शासन करते थे, बात सही है। प्रिंसली स्टेट वाइड रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर अपॉइंटमेंट द वाइसराय। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारे रियासतें थी उन पे शासन लोकल राजा करते थे, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट वाइसराय करता था क्या? नहीं, वाइसराय उनका कोई अपॉइंटमेंट नहीं करता था। तो ओनली 1 ही इसमें सही होगा, ओके। वाइसराय नहीं करता था, उनके बेटे के बेटे, उसमें वाइसराय का दखल नहीं होता था उसमें, ओके। 11 की किताब के अनुसार एनसीईआरटी के क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय द हिमालयन इन द नॉर्थ, हिंदुकुश एंड सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल सही बात है। इधर की साइड में हिंदुकुश, सुलेमान, कृथार रेंज है, और ऊपर की साइड में जो है वो अपना हिमालय है। पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशियन। बिल्कुल सही है, नीचे की साइड में जो है वो इंडियन ओशियन। इसके साथ में पड़ोसी जो देश हैं वो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार, इंडिया शामिल होते हैं इसमें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सभी देश, एक्चुअली में इसमें से ये श्रीलंका और श्रीलंका शामिल नहीं होता है इंडियन कॉन्टिनेंट में, तो इसलिए ये 2 वाला गलत हो जाएगा, 1 वाला सही होगा, ओके। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड द कंट्री पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया, जो एक ऑलमोस्ट अंग्रेज़ों का हिस्सा था। 1936 तक बर्मा जो था वो इंडिया का हिस्सा था, 1936 में ब्रिटिश इंडिया से अलग हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर ये वाले जो देश हैं वो हमारे अखंड भारत के हिस्से में आते थे, और इन्हीं को इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टूवर्ड द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। हम 12 माइल तक जो है वो समुद्र में, और 1 माइल का मतलब होता है नॉटिकल माइल का 1.8 किलोमीटर। तो ये बात सही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम बाय 4 आवर एंड 30 मिनट। नहीं, 5.5 घंटे से आगे। तो पहली सही है, दूसरी गलत है, तो आंसर होगा ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन है इंडियाज लोकेशन के रिलेटेड। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, भारत की स्थिति में विस्तार। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, भारत का भौगोलिक विस्तार। वो लेक्चर काफ़ी बड़ा होगा, बट उसमें बहुत कुछ कवर होगा, ओके। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ में भी, ओके।